हम यहाँ पर त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड के एग्जिट पोल के नतीजे आपको बताने जा रहे हैं। इन सारे राज्यों में चुनाव हो चुका है 16 फरवरी से 27 फरवरी के बीच और 2 मार्च को परिणाम आते हैं। सबसे पहले हम त्रिपुरा पे जाते हैं। त्रिपुरा में इसके पहले अमरीश मिश्रा स्पीक्स पे हमने सीट प्रेडिक्शन किया था। थोड़ी सी स्थिति बदली है क्योंकि आमतौर पे जो वोटिंग होती है करीब 85 से 90% त्रिपुरा में 16 फरवरी को जो चुनाव हुए उसमें वोटिंग गिर के 81% हो गई। तो जो पहले हमने प्रेडिक्ट किया था कि कांग्रेस और लेफ्ट कहीं ना कहीं 25 से 30 सीटें पा रहे हैं या 25 से 35 भी पा सकते हैं, 60 सीटों की असेंबली है, तो उसमें और बीजेपी जो है जो पिछली बार एक स्वीप की थी 2018 में मेजॉरिटी पार्टी आई थी और उसने लेफ्ट फ्रंट का जो एक 25 साल का करीब रिकॉर्ड था पावर में उसको उसने स्मैश कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो बीजेपी की जो पहले जो एक बात हो रही थी बीजेपी की कम सीटें आ रही थी, लेकिन पोलिंग क्योंकि कम हुई है इसलिए ऐसा हो सकता है कि बीजेपी की सीटें बढ़ें, ये केवल संभावना है। और जो तीसरी ताकत वहां के राजा जो प्रद्योत देव वर्मा है, उनकी जो पार्टी है त्रिपुरा मोठा, उनके जो एक पहले बात थी कि 10 से 15 सीटें उनकी आ सकती हैं, वो अभी वहीं पर कायम है। तो त्रिपुरा के जो पूरे हालात हैं उसमें हम ये आपको बता रहे हैं। हालांकि त्रिपुरा की सिचुएशन बड़ी ही एक अजीबोगरीब है, इसलिए भी क्योंकि वहां पर जो बीजेपी ने 2018 में जो वादे किए थे वो बहुत सारे पूरे नहीं हुए। दूसरी बात, बीजेपी का जो एक आईपीटीएफ जो वहां की रीजनल पार्टी है उसके साथ जो अलायंस है वो भी खटाई में पड़ गया है, क्योंकि आईपीटीएफ के बहुत सारे एमएलएज वो प्रद्योत देव वर्मा जो वहां के राजा हैं उन्होंने जो त्रिपुरा मोठा बनाया है वो उनके साथ चले गए। तो इसलिए लड़ाई बहुत ही कांटे की है। आप तो जानते हैं त्रिपुरा में 30 से 31% एसटी पॉपुलेशन है, बाकी वहां पर बंगाली मेजॉरिटी वो स्टेट है। हालांकि 1947 में वो ट्राइबल डोमिनेटेड था, लेकिन वहां यही बहुत बड़ा इशू भी है कि इस समय जो बंगाली जनता है वो वहां की मेजॉरिटी जनता है और वहां जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में एक हिस्सा ये फील कर रहा है कि जो भाजपा को एक और चांस दिया जाना चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा हिस्सा ये भी महसूस कर रहा है कि भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहिए। और क्योंकि तीसरी ताकत त्रिपुरा मोठा एक सीधे सीधे टक्कर में आ गई है, इसलिए त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है और त्रिकोणीय मुकाबले में हंग असेंबली तय है। और इसमें हम आपको बता दें, हम जो नया सीट प्रेडिक्शन त्रिपुरा के बारे में कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट को पिछली बार 42% वोट मिले थे, बीजेपी को 43% वोट मिले थे, केवल 1% का फर्क था। और लेफ्ट फ्रंट ने इस बार कांग्रेस के साथ अलायंस किया है। तो लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस जो एक साथ लड़ रहे हैं, ये संभव है कि त्रिपुरा में वो सरकार बनाए, या ये भी हो सकता है कि वो 25 से 30 सीटों के बीच में रुक जाएं और एक सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरें। और ऐसी स्थिति में देखना होगा कि पोस्ट पोल सिनारियो क्या होगा, क्योंकि देखिए तीनों जो राज्य हैं ये तीनों छोटे राज्य हैं, इनकी जनसंख्या 15 से लेकर 35 लाख के बीच में है और इसमें कई ट्राइब्स हैं, इसमें कई तरह के एथनिक जो इनका ब्रेकअप है वो बहुत ही अलग है पूरे भारत से। लेकिन इसका जो राजनीतिक महत्व है इन सारे चुनावों का वो ये है कि भाजपा क्योंकि तीनों राज्यों में दावा पेश कर रही है और भाजपा ये दिखाना चाह रही है कि हम उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि सुदूर एक इलाका है वहां पर भी हम इतने मजबूत हैं, इसलिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनके नतीजे अमित शाह और मोदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसलिए फिर से हम आपके सामने त्रिपुरा की जो तस्वीर पेश करना चाहते हैं वो ये पेश करना चाहते हैं कि जहां एक तरफ लेफ्ट फ्रंट ऐसा लग रहा है कि 25 से 30 सीटें पा सकती है, बीजेपी भी 20 से 25 सीटों पे आ सकती है और ये इसमें से कोई एक संभावना होगी, या तो लेफ्ट फ्रंट 25 से 30 सीटों पे आएगा और बीजेपी 20 करीब 18 से 22 सीट पे चली जाएगी या 15 से 20 पे चली जाएगी और त्रिपुरा मोठा जो कि 10 से 15 सीटें आ रही थी उसकी सीटें बरकरार हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी त्रिपुरा मोठा के साथ अलायंस करती है तो एक दूसरी स्थिति होगी और लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस के साथ अलायंस करती है तो एक अलग स्थिति होगी। अब हम आते हैं मेघालय पे। मेघालय वो राज्य है 2018 में आपको याद होगा कि कांग्रेस यहाँ पर 60 सीटों में 21 सीटें जीती थी और जो कॉनरेड संगमा की पार्टी थी एनपीपी जो रीजनल पार्टी है वो 20 सीटें जीती थी। कांग्रेस हाईएस्ट पार्टी के रूप में उभरी थी लेकिन मेजोरिटी से दूर थी, इसलिए कांग्रेस मेघालय में 2018 में सरकार नहीं बना पाई थी। बहुत बड़ा इस पे बवाल भी हुआ था, बहुत सारी बहसें हुई थी और बीजेपी ने एनपीपी के साथ और कुछ अन्य छोटी पार्टियां जैसे यूएनडीपी इनके साथ मिलकर बीजेपी ने एक सरकार 2018 से 2023 तक वहां पर चलाई। लेकिन इस समय जो पूरी स्थिति है, सारी पार्टियां अलग हो गई हैं
और एनपीपी अकेले कॉमरेड संगमा की जो पार्टी है वो 60 सीटों पर लड़ रही है। बीजेपी अपने नेता अर्नेस्ट मौर्य के लीडरशिप में वो भी 60 सीटों पर लड़ रही है। सॉरी, ये जो एनपीपी है ये करीब 57 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस की स्थिति ये थी कि 2018 में मुकुल संगमा उनके लीडर थे, जब 21 सीटें कांग्रेस जीती थी और सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट्स 28% वोट कांग्रेस लाई थी। इस समय इस बार मुकुल संगमा कांग्रेस छोड़ के टीएमसी ज्वाइन कर चुके हैं और टीएमसी एक मजबूत दावा पेश कर रही है। टीएमसी भी कम से कम 55 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 60 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली केवल कांग्रेस और भाजपा है। बीजेपी 2018 में 2 सीटें केवल लाई थी 9% वोट लेके, और जो यूएनडीपी पार्टी है, जो वहां के लिंगदो साहब की पार्टी है, वो 11% वोट लेके करीब 6 सीटें लाई थी। और जो अलायंस बना था 2018 में सरकार में, पोस्ट पोल जो अलायंस बना था, उसमें एनपीपी, यूएनडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन इसमें जैसे मैं बता रहा हूं कि अलग अलग सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वहां की स्थिति जो मेघालय की है कि वहां पर सबसे ज्यादा संख्या खासी जनजाति की है, उसके बाद गारो जनजाति की है और उसके बाद जंतिया जनजाति की है। और जंतिया जनजाति की सबसे कम है, करीब 3 से 4 लाख, और खासी और गारो लाख, और गारो जो जनजातियां हैं उनकी करीब 11 से 14 लाख के बीच में। लेकिन वहां की राजनीति की जो खासियत है वो ये है कि जो कॉमरेड संगमा और मुकुल संगमा, जो 2 सबसे बड़े नेता हैं, वो दोनों गारो कम्युनिटी से आते हैं। कांग्रेस इस बार, क्योंकि मुकुल संगमा कांग्रेस छोड़ के चले गए, विंसेंट पाला के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। जो शिलोंग के, मेघालय में जो शिलोंग 2 लोकसभा सीट्स हैं, उसमें 1 लोकसभा सीट पे जो अभी सिटिंग एमपी हैं विंसेंट पाला, जो खुद जंतिया जनजाति से आते हैं। और क्योंकि मेघालय में करीब 70 से ऊपर % जो जनता है वो क्रिश्चियन है और ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, वो करीब 86% जनता क्रिश्चियन है, 70% 74% ट्राइबल्स हैं। तो वहां पर क्या होता है, कई बार जो जनजातियों में डिवीजन है उससे ऊपर भी लोग चले जाते हैं, और इस तरह की भी वहां पर वोटिंग हुई। और कांग्रेस के साथ हर जनजाति के लोग रहे हैं, ये एक इतिहास रहा है मेघालय का, और कांग्रेस ने उसको डोमिनेट किया है काफी सालों तक। लेकिन अब इधर बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसमें, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग भागों में जनजातियों के हिसाब से कई नेता बढ़ गए हैं, जनता में भी वो डिवीजन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कितना वो वोट में ट्रांसलेट होंगे इसका सवाल है, क्योंकि देखिए बीजेपी के जो नेता है अर्नेस्ट मौर्य, वो भी खासी हैं। खासी मैंने बताया सबसे ज्यादा संख्या वाली जनजाति है वहां पर। लेकिन खासियों के जो खासी नेतृत्व है उसमें जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी एक छोटी पार्टी है, उसके नेता खासी हैं। यूएनडीपी एक छोटी पार्टी है, लिंगदो साहब वो भी खासी हैं, वो भी एक छोटी पार्टी है। बड़ी पार्टियां गारो समुदाय से आती हैं, और जैसे कांग्रेस के जो लीडर हैं वो जंतिया समुदाय से आते हैं। तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और सब पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। टीएमसी ने भी खासी नेता चार्ल्स को प्रोजेक्ट किया है, और हमारा ये प्रेडिक्शन मेघालय के बारे में है कि मेघालय में भी हंग असेंबली आने की संभावना है। 2018 वाली स्थिति फिर से पैदा होने जा रही है, और वहां पर यह संभव है कि कांग्रेस फिर से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। 25 से 30 सीटें कांग्रेस ला सकती है, 30 वो ले आई तो मेजोरिटी में आ गई। लेकिन एक तरह से 25 से 27 के बीच में समझ लीजिए कांग्रेस वहां पर आ रही है। और जो अभी जो रूलिंग एनपीपी है, जो कॉमरेड संगमा की पार्टी है, इसने भी ये कहा है कि चुनाव के जो भी नतीजे होंगे इसके बाद वो एक अलायंस के लिए ओपन है। तो जैसे 2018 में बीजेपी के साथ वो अलायंस में थी, यूएनडीपी के साथ अलायंस में थी, तो वो भी एनपीपी भी करीब 20 से 22 सीटें ला रही है। बीजेपी 2 सीटें जो पाई थी 2018 में, उससे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं कर रही है। मैक्सिमम उसकी 3 हो जाएंगे और 2 से कम भी हो सकती है। और जो यूएनडीपी है उसकी सीटें, क्योंकि खासी जो जनजाति है उसमें उसने केंद्रित किया है, उसकी सीटें कुछ बढ़ सकती हैं और वो 6 सीटों की बजाय 8 से 10 सीटों पे आ सकती है। अब हम नागालैंड पे आते हैं। नागालैंड की जो पूरी स्थिति है, वहां अलगाववादी ताकतें सक्रिय रही एक लंबे समय से। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो उसने वादा किया था और नागा पीस अकॉर्ड साइन भी किया था, लेकिन उससे अलगाववाद की जो समस्या है वो हल अभी तक नहीं हुई है। नागालैंड में एक बहुत ही दिलचस्प स्थिति 2018 के चुनाव में पैदा हुई, जब नागा पीपल्स फ्रंट, जो कि टीआर जेलिंग नाम के जो एक बहुत बड़े लीडर वहां के रहे हैं, और उनके नेतृत्व में नागा पीपल्स फ्रंट ने करीब 25 सीटें जीती थी 38% वोट लाके। दूसरी तरफ नेफो रियो, जो कि करंट चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी एनडीपीपी
जो नागा डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी है उसने वो करीब 20 सीटें लाई थी 25% वोट लाके, और 18 सीटें लाई थी 25% वोट लाके, और बीजेपी करीब वहां पर 12 सीटें लाई थी 15% वोट लाके। और बीजेपी की जीत का वहां पर जो अच्छा परफॉर्मेंस था उसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो उस समय प्रचार था कि मोदी सरकार ने नागालैंड की समस्या हल कर दी है, वो भी था। और उनके जो एलोंग वहाँ के जो लोकल लीडर हैं जो कि वहाँ की एओ कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जैसे नागालैंड, जैसे बाकी जगह मेघालय में है और त्रिपुरा में भी है। नागालैंड में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, 90% करीब। क्रिश्चियनिटी भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। और जो यहाँ पर डिवीजन है, अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं नेफू रियो, ये अंगामा नागा कम्युनिटी जो कि सबसे बड़ी कम्युनिटी है उसको बिलोंग करते हैं। जो बीजेपी के अलोंग जो लीडर थे पिछले चुनाव में वो एक दूसरी कम्युनिटी एओ कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। बीजेपी के इस समय जो लीडर हैं पैटर्न, वो लोथा नागा कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और जो एनपीएफ है उसके जो कुजुलेजो जो नए नेता हैं वो उनकी भी एक तरह से अंगामी नागाओं की एक शाखा है, वो उसको बिलोंग करते हैं। तो अब ये जो पूरी सिचुएशन पैदा हुई थी 2018 में कि एनपीएफ वहां पर सबसे ज्यादा सीटें लाई थी, लेकिन एमपीएफ सरकार नहीं बना पाई थी क्योंकि बीजेपी और एनडीपीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जो एनपीएफ के करीब 21 एमएलए, एनपीएफ करीब 25 सीटें वहां जीती थी, 21 एमएलए छोड़ के एनडीपीपी ज्वाइन कर लिए थे। टीआर जेलेंग जो उनके प्रमुख नेता हैं, उन्होंने भी एनडीपीपी सरकार में वो शामिल हो गए थे। और इसलिए इस बार जो चुनाव हो रहे हैं बड़े अलग तरह के हैं। इस बार एनडीपीपी और बीजेपी का समझौता है। 40 सीटों पे एनडीपीपी लड़ रही है, 20 सीटों पे बीजेपी लड़ रही है। और ये संभावना जताई जा रही है कि क्योंकि एक तरह से एक ऑपोजिशन लेस गवर्नमेंट भी थी और ऑपोजिशन लेस एक तरह से अलायंसेस में भी, क्योंकि और कोई दूसरी पार्टियां कोई अलायंस कायम नहीं कर पाई हैं, इसलिए बीजेपी और एनडीपीपी मिलके नागालैंड स्वीप कर जाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो इश्यूज हैं नागालैंड में, वो तमाम और बाकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो डेवलपमेंट का इशू है, उनको अगर एक तरफ भी रख दिया जाए तो वहां पर जो एक नागालैंड का अपना इशू है, वहां के स्टेटहुड को लेके, ग्रेटर नागालैंड को लेके, एक अलग देश की मांग जो वहां पर बार बार उठती रहती है उसको लेके, तो उसमें एक परसेप्शन इस तरह का बना है कि मोदी सरकार ने अपने वायदे पूरे नहीं किए। और इसलिए हालांकि एनपीएफ इस बार केवल 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 0 सीटें, 2018 में कांग्रेस वाज रिड्यूस टू 0, जबकि नागालैंड के राजनीति में कांग्रेस का अच्छा दबदबा रहा है। लेकिन 2018 की स्थिति कांग्रेस की बेहद खराब थी। लेकिन उसके बाद इस बार जो कांग्रेस है करीब 23 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, वो भी 60 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रही है। और छोटी मोटी पार्टियां हैं जो अलग अलग अपने चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए ऊपर से देखने में आ रहा है कि एनडीपीपी और बीजेपी स्वीप करेगी, लेकिन जो अंडर करंट है उस अंडर करंट में नागा पीपल्स फ्रंट के प्रति सिंपैथी है। और कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि वो चुनाव के बाद नागा पीपल्स फ्रंट के साथ अलायंस बनाए। तो ऐसी स्थिति में जो नागालैंड का सिनारियो है वो इस तरह से लग रहा है कि एनडीपीपी बीजेपी अलायंस को करीब 30 से 35 सीट मिलने की संभावना है। और अगर कोई बहुत बड़ा झटका लगा उनको तो वो 25 पे भी आ सकते हैं। दूसरी तरफ जो एनपीएफ है, एनपीएफ क्योंकि उसके 21 एमएलए छोड़ गए थे उसको पिछली बार, तो इस बार उसकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन फिर भी एनपीएफ की 20 से 22 सीटें आने की संभावना है। और कांग्रेस, ये देखना है कि कांग्रेस अगर अपना एक 4 से 5 सीटें भी ले आई तो वो एक हंग असेंबली अगर होती है नागालैंड में, जिसकी संभावना कम है, तो फिर कांग्रेस एक किंग मेकर के रूप में हो सकती है।